नेक्स्ट है, टर्मोनाइल is classified as a semi-precious stone and the gemstone can be found in चित्राल। टर्मलाइन एक बहुत ही खूबसूरत किस्म का पत्थर है जो कि काफ़ी ज़्यादा कीमती है। कहाँ पे है पाया जाता है? चित्राल में है, पाकिस्तान में, खैबर पख्तूनख्वा में, केपीके में। हाउ मैनी आर्टिकल आर देयर इन 1973 कॉन्स्टिट्यूशन? जो 1973 का कॉन्स्टिट्यूशन है उसमें कितने आर्टिकल हैं? 280 आर्टिकल हैं। तो डी इज द राइट ऑप्शन, 280 आर्टिकल। अब कॉन्स्टिट्यूशन आपको बता रहा हूँ, फिर उनके आर्टिकल भी लिखवाता जाऊंगा, तो ये साथ लिखते जाइएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है। पहला पाकिस्तान का कॉन्स्टिट्यूशन 23 मार्च 1956 को नाफिज किया गया था, जिसमें 234 आर्टिकल थे, 234 आर्टिकल, और जिसे इस्लामिक रिपब्लिक ऑफ पाकिस्तान कहा जाता है। सेकंड कॉन्स्टिट्यूशन 8 जून 1962 को पेश हुआ था, नाफिज किया गया था, जिसमें 250 आर्टिकल हैं और जिसे प्रेसिडेंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कहते हैं। 8 जून 1962, 250 आर्टिकल, और जिसे प्रेसिडेंशियल कॉन्स्टिट्यूशन कहा जाता है। थर्ड है 14 अगस्त 1973, 14 अगस्त 1973 को पाकिस्तान का तीसरा कॉन्स्टिट्यूशन इन्फोर्स किया गया था, जिसमें 280 आर्टिकल हैं और जिसे रिलीजन ऑफ स्टेट कहा जाता है। रिलीजन ऑफ स्टेट। ये काफी ज्यादा क्वेश्चन बनते हैं, 9 क्वेश्चन बनते हैं, जो कि 9 के 9 आ चुके हैं। नेक्स्ट है। सर जी, पाकिस्तान का मौजूदा कॉन्स्टिट्यूशन भी यही है ना, 14 अगस्त जी उन्नीस हाँ, सौ जी हाँ, तिहत्तर वाला? 1973 में जो कॉन्स्टिट्यूशन बना था वही आज तक चल रहा है। 3 ही कॉन्स्टिट्यूशन आए हैं, इसके बाद कोई कॉन्स्टिट्यूशन नहीं है। इसमें फिर अमेंडमेंट होती रहती हैं, तरामीम होती रहती हैं, फिर इसको चेंज करने के लिए थोड़ा बहुत उसमें कि ये खामी है तो फिर रिफॉर्म्स लेकर उसे अमेंडमेंट कहते हैं, तरामीम आती रहती हैं। और वो अमेंडमेंट आपको बताता रहता हूँ, पहली क्या थी, दूसरी क्या थी, 8वीं क्या थी, 18वीं क्या थी, तो जो इम्पोर्टेंट है वो बताता रहता हूँ आपको। नेक्स्ट है, Abdustaridi was born in बंटवा, इंडिया। अब्दुस्तारीदी कब पैदा हुए थे? बंटवा में पैदा हुए, इंडिया में फरवरी 1928 को पैदा हुए थे। अब्दुस्तारीदी क्या थे? जब डेथ हुई तो लोगों को, मोस्टली लोगों को तब पता चला कि ये भी कोई इंसान है। इन्होंने पूरी जिंदगी अपनी वक्फ कर दी, सोशल वर्कर थे, लोगों की खिदमत किया करते थे। इनके एम्बुलेंस सर्विस फ्री ऑफ कॉस्ट लोगों को सर्विस प्रोवाइड करती थी, आजकल भी कर रही हैं। अब्दुस्तारीदी बंटवा में पैदा हुए, इंडिया में 1928 में, और आपकी डेथ हुई थी कराची में 2016 में, 2016 में कराची में। आप एम्बुलेंस सर्विस की वजह से बहुत फेमस थे, और आप सड़कों पे बैठ के भी मतलब पैसे लिया करते थे लोगों से, और फिर यही पैसा यूटिलाइज किया जाता था गरीबों के इलाज के लिए। तो बहुत बड़े सोशल वर्कर थे, बहुत बड़े सोशल रिफॉर्मर थे। आपकी जितनी भी सर्विसेज हैं वो कोई भी इंसान उसको जितना भी सराहे वो कम है। और आप जो है 2016 में आपकी डेथ हुई थी कराची में। तो ये सारे सर जी, क्वेश्चन। इन्हें भी नोबेल प्राइज मिला था। नहीं 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 नहीं, यही तो मसला है, नोबेल प्राइज नहीं मिला, हालांकि लोग कहते हैं कि इन्हें देना चाहिए था। प्राइज जितने तो बड़े, उसे दिया जाता है, हाँ, इंसानियत के लिए अजीम काम करता है। इंसानियत के लिए अजीम काम करता था, लेकिन नोबेल प्राइज नहीं मिल सका। लेकिन इन्होंने तो किया ना काम, इंसानियत के लिए अजीम काम हाँ, किया। बिल्कुल, इन्होंने अपनी सर्विस प्रोवाइड की हैं, जो इनके लिए हो तो सकता था वो। 2022 में। क्या चीज? सर अब वाइफ थी ना, 15 अप्रैल। आपकी आवाज कट रही है, चलें नेक्स्ट पढ़ते हैं। अकॉर्डिंग टू ओ ए जी द वर्ल्ड बिजिएस्ट रोड इज। अकॉर्डिंग टू ओ ए जी, ओ ए जी क्या है? ओ से ऑफिशियल, ए से एयरलाइन, जी से गाइड। ऑफिशियल एयरलाइन गाइड, ये क्या है? ये बताती है कि एयरलाइन कहाँ से कहाँ होनी चाहिए। ये
जहाज़ों के बारे में टोटल इंफॉर्मेशन प्रोवाइड करती हैं। तो इसने एक रिपोर्ट दी है और कहा है कि दुनिया का सबसे ज़्यादा रोड कौन सा बिजिएस्ट रोड है, मींस एयरलाइन के लिए। तो ओंटारियो हाईवे सबसे बिजिएस्ट रोड कहलाया है एयरलाइन के लिए, ए ऑप्शन आएगा। ये जो रोड है एयर रूट है सिंगापुर से लेकर मलेशिया तक। तो सिंगापुर टू मलेशिया वन ऑफ द बिजिएस्ट रोड इन द वर्ल्ड अकॉर्डिंग टू ओएजी रिपोर्ट। तो ओंटारियो हाईवे आएगा, ए ऑप्शन है। सिंगापुर से मलेशिया के दरमियान है ये। मॉन्ट्रियल इज अ सिटी ऑफ कनाडा, बी ऑप्शन आता है। मॉन्ट्रियल एक फेमस सिटी है कनाडा की। अब इनकी कैपिटल देख लेते हैं। ऑस्ट्रेलिया का कैपिटल आपको बताया है कैनबरा है। कनाडा का कैपिटल ओटावा है। साउथ अफ्रीका के 3 कैपिटल आपको बताए हैं, बार बार बताता रहूंगा सारे कैपिटल, ताकि फिंगर टिप्स पे आपको एक एक चीज याद हो जाए। एक दफा के सुनने से कभी भी आपको तैयारी नहीं होगी, बार बार चीजें आएंगी, फिर ही वो परमानेंट मेमोरी में शिफ्ट होंगी। अगर एक दफा करेंगे तो कुछ अरसे बाद वो स्किप हो जाती हैं और वो भूल जाती हैं, बिल्कुल ऐसे लगता है पढ़ा भी नहीं है। साउथ अफ्रीका के 3 कैपिटल थे, कैपटाउन, प्रिटोरिया, ब्लोम फाउंटेन। ये आपने थोड़ी देर पहले लिखे होंगे, कैपटाउन, प्रिटोरिया, ब्लोम फाउंटेन। जर्मनी का कैपिटल बर्लिन है। तिर्चमीर पीक इज लोकेटेड इन विच माउंटेन रेंज। तिर्चमीर पीक कहाँ पे है, किस माउंटेन रेंज में है? हिंदू कश माउंटेन रेंज में है तिर्चमीर। 7690 मीटर है ये, 7690 मीटर। द ओल्ड नेम ऑफ जापान वाज निप्पन। निप्पन जापान का पुराना नाम था, अब जापान है, पहले निप्पन था। ट्रैपोली क्या है? ट्रैपोली लिबिया का कैपिटल है, ये कैपिटल दिया हुआ है, ये कोई नाम नहीं है। ट्रैपोली ए ऑप्शन जो है ये कैपिटल है लिबिया का। बी ऑप्शन है मोंटगोमरी। गोमर लिखा हुआ है लेकिन ये माउंट गोमरी है, RY है। Montgomery is the old name of साहिवाल। ये जो साहिवाल है पाकिस्तान में, इसका पुराना नाम मोंटगोमरी था। जो डी ऑप्शन है अंगोरा, ये पुराना नाम है अंकरा का। अंकरा का पुराना नाम अंगोरा था। मिर्जा गालिब वॉज बोर्न इन आगरा। मिर्जा गालिब कहाँ पे पैदा हुए थे? आगरा में पैदा हुए। 1797 में पैदा हुए थे आगरा में। ये डेट भी पूछी जाती है कि कब पैदा हुए थे, कहाँ पे पैदा हुए, आगरा में। फिर डेथ कब हुई और किस सिटी में हुई, ये भी पूछा जाता है। दिल्ली में आपकी डेथ हुई थी, जो बी ऑप्शन है वहाँ पे। और 1869 में, 1869 में, 1869 में आपकी डेथ हुई थी दिल्ली में। आगरा में पैदा हुए 1797 में। मिर्ज़ा गालिब का असल नाम मिर्ज़ा असदुल्ला बेग खान था। मिर्ज़ा असदुल्ला बेग। बादशाही मॉस्क इज इन लाहौर बिल्ट बाय औरंगजेब इन। बादशाही मस्जिद कहाँ पे है? लाहौर में। बिल्ट बाय औरंगजेब आलमगीर, जिसे औरंगजेब आलमगीर ने बनाया था। कब? 1673 में। सो सी इज द राइट ऑप्शन। अच्छा, इसके सामने लाहौर फोर्ट है, मीनार पाकिस्तान है साहब, तो ये इनके बिल्कुल करीब ही है। बादशाही मस्जिद जिसे औरंगजेब आलमगीर ने बनाया था। बहुत ही मुत्तकी परहेजगार इंसान था ये, शाहजहां का बेटा था। अपने बाप को इसने कैद किया था जब ये तख्त पर आया। 8 साल के लिए कैद किया शाहजहां को, और वो कैद में ही उसकी डेथ हो गई थी। भाइयों को कुछ को कत्ल कर दिया, कुछ को भगा दिया वहां से, और खुद रियासत पे काबिज हुआ था औरंगजेब आलमगीर। इसी के दौर में मुगलिया सल्तनत बहुत ज़्यादा एक्सपेंड हुई थी, फैली थी, बहुत ज़्यादा तरक्की की। DPI स्टैंड्स फॉर डॉट पर इंच। ये प्रिंटर में होता है DPI, जितना ज़्यादा DPI होगा उतना ज़्यादा वो प्रिंट क्लियर आएगा।
तो DPI मीन्स डॉट पर इंच। नंबर ऑफ सेनेटर फ्रॉम ईच प्रोविंस आर 23। कितने सेनेटर होते हैं हर प्रोविंस से? 23 होते हैं, पहले भी आपको बता चुका हूँ। हर सूबे से 23, तो 4 सूबे हैं, 23 से मल्टीप्लाई करेंगे तो 92 बनते हैं। 4 होते हैं फेडरल के, तो कितने हो गए? 96 हो गए। 8 थे फाटा के, फेडरल एडमिनिस्ट्रेटिव ट्राइब्यूनल एरियाज, जो कि पहले अलहदा थे, अब KPK में शामिल हो चुका है फाटा। तो 8 उसके थे, टोटल 104 थे, 104 थे। जो पिछले इलेक्शन हुए उसमें 4 कम कर दिए, क्योंकि फाटा जो था वो अब KPK में शामिल हो चुका है, तो उसके जो 8 सेनेटर हैं वो कम करने हैं हमने। तो पहले पिछले इलेक्शन में 4 कम हुए हैं, अगले जब इलेक्शन आएंगे 3 साल बाद तो 4 और कम कर दिए जाएंगे, टोटल उस वक्त 96 बच जाएंगे। लेकिन अभी अगर मौजूदा पूछे तो वो 100 हैं। टोटल सेनेटर पाकिस्तान के जो कि सेनेट में हैं वो 100 हैं। अगर ईच प्रोविंस के पूछे तो 23 हैं। Faiz Ahmad Faiz was awarded the Lenin Prize, Peace Prize in 1962। फैज अहमद फैज जो कि बहुत बड़े राइटर थे, इन्हें लेनिन प्राइज मिला था 1962 में। ये रशिया का प्राइज है जो कि लिटरेचर में मिलता है या पीस में मिलता है, और ये 1962 में मिला था फैज अहमद फैज को। लेनिन प्राइज रशिया का सबसे बड़ा अवार्ड है, ये याद रखिएगा। और लेनिन प्राइज 1925 से स्टार्ट हुआ था रशिया में, और पहली दफा दिया गया था 1934 में। 1925 से स्टार्ट हुआ था लीनिन प्राइज, और अवार्ड किया गया था 1934 में पहली दफा। विच ऑफ फॉलोइंग इज अ मैन मेड सब्सटेंस? इनमें से मैन मेड सब्सटेंस कौन सा है? इंसान का बनाया हुआ सब्सटेंस प्लास्टिक ही है। प्लास्टिक मैन मेड सब्सटेंस है। ए इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट है बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इज 100 सेल्सियस। D is the right option। D आएगा इसमें से। D is the right option। 100 Celsius is the boiling point of water। अच्छा, इसमें फिर फ़ारेनहाइट भी पूछता है कि बॉइलिंग पॉइंट फ़ारेनहाइट में अगर पूछे पानी का फिर कितना है। ये तो बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर पूछा हुआ है सेल्सियस में, सारे सी लगे हुए हैं। अगर फ़ारेनहाइट में पूछे बॉइलिंग पॉइंट ऑफ वाटर इन फ़ारेनहाइट फिर क्या आएगा, तो 212 लिख लें। वाटर का बॉइलिंग पॉइंट सेल्सियस में पूछे तो 100 सेल्सियस होता है, फ़ारेनहाइट में पूछे तो 212 फ़ारेनहाइट होता है। इसके अलावा मेल्टिंग पॉइंट एक होता है, मेल्टिंग पॉइंट भी पूछता है पेपर में कि मेल्टिंग पॉइंट पानी का कितना है। मेल्टिंग पॉइंट 0 सेल्सियस होता है और 32 फ़ारेनहाइट बनते हैं। 0 सेल्सियस, 32 फ़ारेनहाइट, F लिखते हैं जिसको। डेफिसिट फाइनेंसिंग क्या होता है? डेफिसिट फाइनेंसिंग, डेफिसिट खसारे को कहते हैं। खसारा कब आता है? जब आपके जो खर्चे हैं वो आपकी आमदन से बढ़ जाएं। फॉर एग्जांपल आपकी सैलरी है 20,000 और आप एक्सपेंस करते हैं 30,000, तो फिर आपकी डेफिसिट फाइनेंसिंग है, आप खसारे में हैं। पाकिस्तान में भी यही है, हर साल बजट बनता है और वो डेफिसिट में ही होता है, डेफिसिट फाइनेंसिंग होती है, क्योंकि पाकिस्तान के अखराजात ज़्यादा हैं, रेवेन्यू कम है, फिर क्या हर साल रजू करना पड़ता है IMF से। तो डेफिसिट फाइनेंसिंग क्या आएगा? स्पेंडिंग एक्सीड रेवेन्यू, खर्चे बढ़ जाएं रेवेन्यू से, रेवेन्यूज आमदन को कहते हैं। जलियांवाला बाग incident took place on 13th April 1919। 13 अप्रैल 1919 को जलियांवाला बाग मैसेकर हुआ था। डी ऑप्शन आएगा। ये क्या है? देखें, हिंदू मुसलमान, इसमें हिंदू तो बहुत कम थे, सिख थे कुछ टू सम एक्सटेंट, बाकी ज्यादा मुसलमान थे। वो पुरअमन एहतजाज करने के लिए हजारों की तादाद में निकले थे जलियांवाला बाग के मकाम पर। ये एक मकाम था ऐसे समझे। वहां पे बिल्कुल पुरअमन तरीके से आ रहे थे, कोई लड़ाई करने नहीं आ रहे थे। और वहां पे जनरल डायर था जिसने ये ऑर्डर दे दिया कि इन सब इंसानों को गोली मार दी जाए।
तो वहां पे हजारों की तादाद में लोग मारे गए थे, लेकिन जो ऑफिशियल रिपोर्ट आई थी उसमें जनरल डायर ने कहा था कि 313 लोग मारे गए हैं, गोलियों से उड़ा दिया गया था। और ये जलियांवाला बाग मैसेकर हुआ था, इंसिडेंट है जिसमें जनरल डायर ने ये ऑर्डर दिया था कि शूट, गोली मार दो सबको। तो ये 13 अप्रैल 1919 को हुआ था, इंडियन सब कॉन्टिनेंट में, इंडिया में। पिंग पोंग इज द न्यू नेम ऑफ विच स्पोर्ट्स? पिंग पोंग एक नया नाम है किसका? टेबल टेनिस का। दरमियान में एक टेबल होती है छोटी सी, जैसे स्नोकर होता है उस टाइप की एक टेबल होती है, और दो प्लेयर जो है वो खेलते हैं, उनके हाथ में एक रैकेट और बॉल होती है जिसके थ्रू जो है वो आपस में खेल रहे होते हैं। बहुत ही तेज तरीन गेम है ये, दुनिया की फास्ट गेम यही है, टेबल टेनिस। तो इसका नया नाम क्या है? पिंग पोंग है। नेक्स्ट है, व्हाट इज द लेंथ ऑफ बैडमिंटन कोर्ट फॉर सिंगल कंपटीशन? ये अंडरस्टैंड करने वाला क्वेश्चन है। लेंथ बैडमिंटन कोर्ट की कितनी होती है? बैडमिंटन तो मोस्टली आपने देखा होगा लोग खेलते हैं, जिसे चिड़ी वाला आप कहते हैं। बैडमिंटन सिंगल प्लेयर की भी होती है, डबल प्लेयर की भी होती है। तो जो लेंथ होती है वो लेंथ सेम ही होती है, चाहे वो सिंगल प्लेयर हो या डबल प्लेयर हो। तो लेंथ कितनी आएगी? आपका ए ऑप्शन राइट ऑप्शन है, 13.40 मीटर होती है। ए ऑप्शन, 13.40 मीटर इज द लेंथ ऑफ बैडमिंटन कोर्ट। चाहे वो सिंगल कंपटीशन है या डबल कंपटीशन है, चाहे दोनों तरफ से एक एक प्लेयर है या दो दो प्लेयर हैं, लेंथ सेम रहेगी। जो विड्थ होती है वो लिख लें, वो चेंज हो जाती है। वाइड विड्थ, विड्थ जो है वो चेंज होती है। अगर सिंगल प्लेयर है तो जो बैडमिंटन की विड्थ होगी वो 5.18 मीटर होती है। विड्थ या वाइड लिख लें, ये क्वेश्चन आता है। विड्थ कितनी होती है बैडमिंटन की सिंगल कंपटीशन में? 5.18 मीटर। और अगर डबल प्लेयर हैं, दोनों तरफ से दो दो प्लेयर हैं, तो कितनी विड्थ होगी, तो कितना वाइड होगा? 6.1 मीटर। डबल प्लेयर के लिए 6.1 मीटर, सिंगल प्लेयर के लिए 5.18 मीटर। और जो लेंथ है वो सेम होगी, 13.40, जो ए ऑप्शन है। अरफा करीम वाज फेमस इन, अरफा करीम किस चीज में फेमस थी? आईटी में फेमस थी। आईटी मींस इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी में। 1995 में ये पैदा हुई थी फैसलाबाद में, और 2012 में इसकी डेथ हुई थी लाहौर में। 1995 में पैदा हुई फैसलाबाद में, 2012 में डेथ हुई लाहौर में। ये पाकिस्तान की सबसे ज़हीन लड़की थी, अरफा करीम, जो कि 17 साल की थी। और ये यंगेस्ट माइक्रोसॉफ्ट प्रोफेशनल थी, 2004 में बनी थी ये। यंगेस्ट माइक्रोसॉफ्ट प्रोफेशनल 2004 में बनी थी। ये वो लड़की थी जिसे मिलने के लिए दुनिया का अमीर तरीन इंसान बिल गेट आया था, उसने बुलाया था इसे, उसे उसे टाइम दिया और कहा कि बहुत ज़हीन लड़की है, क्योंकि माइक्रोसॉफ्ट में इसकी बहुत ज़्यादा खिदमात थी। लेकिन इसकी एज बहुत कम थी, 17 साल की थी जब इसकी डेथ हुई थी। तो ये कम उम्री में अपने उस जहन की कैपेसिटी को कैप्चर नहीं कर सकी, उसे अंडरस्टैंड नहीं कर सकी, उसे इससे कंट्रोल नहीं हुआ, इतने ज़्यादा जहीन थी। तो इस वजह से इसे ब्रेन ट्यूमर हो गया था, जो कि कैंसर है ब्रेन का, और इसकी डेथ हो गई। वो कहते हैं ना कि अगर हद से ज्यादा किसी को कोई चीज बहुत बड़ी मिल जाए तो वो भी उसके लिए नुकसानदेह होती है। तो ये इसके लिए नुकसानदेह बनी थी कि इतनी ज्यादा जहीन है और वो जिंदा ही नहीं रह सकी, क्योंकि इसके जहन की कैपेसिटी इतनी ज्यादा थी कि वो उसे अब्जॉर्ब ही नहीं कर सकी, स्टोर ही नहीं कर सकी। जैसा कि सर इंग्लिश में कहते हैं कि वो एक्सेस ऑफ एवरीथिंग इज बैड। हाँ बिल्कुल, और ये हकीकत है। दुनिया में किसी चीज की ज्यादती आपके लिए नुकसानदेह होती है, तबाही का बायस बनती है आपके लिए, और इसके लिए भी वाकई ऐसे बनी थी। अच्छा, ये
जीनियस बुक ऑफ रिकॉर्ड में भी इसका नाम लिखा गया है, जो कि दुनिया के ज़हीन तरीन इंसानों का नाम उसमें लिखा जाता है। तो जीनियस बुक ऑफ रिकॉर्ड में भी इसका नाम है। ये आईटी में थी, सी ऑप्शन आता है। हेडक्वार्टर ऑफ एफ मींस फूड एंड एग्रीकल्चर ऑर्गेनाइजेशन इज लोकेटेड इन रोम। मैंने आपको बताया था फूड या एग्रीकल्चर जितनी भी ऑर्गेनाइजेशन है उनका रोम में है हेडक्वार्टर, सी ऑप्शन है। तो ये ऑर्गेनाइजेशन 1945 में बनी थी, क्यूबिक में फाउंड हुई थी। क्यूबिक सिटी है कनाडा में, क्यूबिक में फाउंड हुई और इसका हेडक्वार्टर रोम में है। 1945 में बनी थी। इसका काम भूख को मिटाना है, एग्रीकल्चर सिस्टम को बेहतर करना है, ताकि जो भूखे इंसान हैं उनकी खुराक को बेहतर किया जा सके। तो सी ऑप्शन बनेगा। शाह अब्दुल लतीफ बिटाई बिलोंग्स टू विच सूफी सिलसिला? शाह अब्दुल लतीफ बिटाई किस सूफी सिलसिला से ताल्लुक़ रखते हैं? नक्शबंदी से, नक्शबंदी से, डी ऑप्शन आएगा। शाह अब्दुल लतीफ बिटाई जिनका मज़ार सिंध में है, जो कि सूफी सिलसिले से ताल्लुक़ रखते हैं, 4 सूफी सिलसिले आ चुके हैं। ये क्वेश्चन आया हुआ था पीपीएससी में। एक तो नक्शबंदी है, डी ऑप्शन है जो। दूसरा सोहरवर्दी है। तीसरा कादरिया है। चौथा चिश्ती है, जो कि ए ऑप्शन है। चिश्ती ए ऑप्शन दिया हुआ है, डी ऑप्शन नक्शबंदी है। इसके अलावा सोहरवर्दी और कादरिया, ये 4 सूफी सिलसिले हैं। शाह अब्दुल लतीफ बिटाई वो नक्शबंदी सिलसिले से थे जिनका मज़ार सिंध में है। शफकत अमानत अली बैंड नेम इज फ्यूजन, ए ऑप्शन आएगा। शफकत अमानत अली जिनके बैंड का नाम फ्यूजन है, ए ऑप्शन आएगा। अच्छा, इसी तरह राहत फ़तेह अली खां के बैंड का नाम रिजवान मुअज़्ज़म है। रिजवान मुअज़्ज़म इज द बैंड नेम ऑफ राहत फ़तेह अली खां। और जुनैद जमशेद का जो बैंड था उसका नाम वाइटल साइन था, वाइटल साइन। सऊदी अरेबिया क्राउन प्रिंस इज, सऊदी अरेबिया का क्राउन प्रिंस बादशाह कौन है? शहजादा मोहम्मद बिन सलमान है। वहां पे सलमान तो किंग है, सलमान बादशाह है, उसका बेटा है मोहम्मद बिन सलमान, ये शहजादा सर है। हाँ पूछें। सर रिसेंटली ये पीएम भी बना हाँ बिल्कुल, सऊदीया का। बिल्कुल। और क्राउन प्रिंस भी यही है, क्योंकि जो सऊदी अरब में है कई 100 सालों से बादशाही सिस्टम चलता आ रहा है, तो उसका जो बेटा होता है वो क्राउन प्रिंस ही कहलाता है। तो मोहम्मद बिन सलमान जो है क्राउन प्रिंस भी हैं, प्राइम मिनिस्टर भी हैं, और इसके जो बाप है वो किंग है, उसका नाम सलमान है। नेक्स्ट है, विच फॉरेन लीडर एड्रेस्ड पाकिस्तान असेंबली थर्ड टाइम? इनमें से कौन सा वो लीडर है जिसने पाकिस्तान की असेंबली में 3 दफा एड्रेस किया था? रजब तैयब उर्दगान, डी ऑप्शन। रजब तैयब उर्दगान ने 3 दफा पाकिस्तान की असेंबली में एड्रेस किया था, खिताब किया है 3 दफा। ये जो तैयब उर्दगान है ये तुर्की का प्राइम मिनिस्टर है आजकल। अच्छा, ये बल्कि प्रेसिडेंट है आजकल। 2003 से लेकर 2014 तक ये तुर्की का प्राइम मिनिस्टर रहा है, 2003 से लेकर 2014 तक। और 2014 से लेकर अब तक ये प्रेसिडेंट है, जो कि सेकंड टर्म चल रही है, दूसरी दफा ये प्रेसिडेंट इलेक्ट हुआ है। तो प्रेसिडेंट पूछे तो दूसरी दफा हुआ है। White blood cells are also called leukocyte, fight against disease, बी ऑप्शन आता है। वाइट ब्लड सेल्स जो होते हैं इसे ल्यूकोसाइट्स भी कहते हैं, और ये फाइट करते हैं किसके खिलाफ? डिजीज के खिलाफ, बीमारियों के खिलाफ। वाइट ब्लड सेल्स ही हमारा इम्यून सिस्टम होते हैं। वाइट ब्लड सेल्स जिसके स्ट्रॉन्ग हैं उसे कोई बीमारी अटैक नहीं कर सकती। और वाइट ब्लड सेल्स का ड्यूरेशन 1 to 3 डेज होता है, 1 से 3 दिन। और रेड ब्लड सेल्स हमारे बोन मैरो में बनते हैं, गोदा जिसे कहते हैं खून का,
और रेड ब्लड सेल्स का ड्यूरेशन 120 डेज होता है। 40 है, मोहनजोदड़ो मीन्स माउंड ऑफ डेड। पुरानी तहजीब है मोहनजोदड़ो, जो कि टेक्सला सिंध में आबाद थे, टेक्सला में, और इसे क्या कहते हैं? माउंट ऑफ डेड कहते हैं। हु इज द करंट गवर्नर ऑफ बलोचिस्तान? बलोचिस्तान का मौजूदा गवर्नर कौन है? ये तो जस्टिस लिखा हुआ है अमानुल्लाह खान यासीन, लेकिन अब ये नहीं है। अब मौजूदा जो हैं वो लिख लें जान मोहम्मद जमाली हैं। जान मोहम्मद जमाली, जो कि एक्टिंग हैं, एक्टिंग गवर्नर हैं बलूचिस्तान के, लेकिन करंट यही हैं, जान मोहम्मद जमाली। अच्छा, पंजाब के बलीगुर रहमान हैं, जो करंट गवर्नर हैं पंजाब के, बलीगुर रहमान हैं। सिंध के आगा सिराज दुरानी हैं, और केपीके का मुश्ताक अहमद है, मुश्ताक अहमद। When 1956 Constitution was presented in Assembly, 1956 का कॉन्स्टिट्यूशन कब पेश हुआ था असेंबली में? 29 फेब 1956 को। ए ऑप्शन आएगा। पेश 29 फेब 1956 को हुआ था, लेकिन नाफिज कब हुआ था ये मैं आपको बता चुका हूं, 23 मार्च 1956 को। पेश असेंबली में 29 फेब को हुआ था, और जो अडॉप्ट हुआ था या इन्फोर्स हुआ था 23 मार्च 1956 को। इसी तरह 1962 का जो कॉन्स्टिट्यूशन था वो 1 मार्च 1962 को पेश हुआ था, और नाफिज हुआ था 8 जून 1962 को। जो तीसरा कॉन्स्टिट्यूशन था वो 19 अप्रैल 1973 को पेश हुआ था, 19 अप्रैल को, और 14 अगस्त 1973 को नाफिज हुआ था। नेक्स्ट है सबमरीन केस्ड इन 1971 वॉर वाज। सबमरीन जो कि सीज्ड हो चुकी थी, गायब हो गई 1971 की वॉर में, उसका नाम क्या था? PNS गाजी था। ये पाकिस्तान और इंडिया की जो जंग हुई थी उसमें इसने भरपूर हिस्सा लिया था, लेकिन फिर ये गायब हुई और आज तक नहीं मिली, तो इसका नाम PNS गाजी था। ए इज द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट है विच वाज इंट्रोड्यूस्ड बाय हजरत उमर रजी अल्लाह ताला अन्हु। इनमें से कौन सी जो सज़ा है वो हजरत उमर रजी अल्लाह ताला ने मुतारिफ कराई थी? इम्प्रिजनमेंट। इम्प्रिजनमेंट मीन्स कैद का सिस्टम, जेल खाना जात, हजरत उमर रजी अल्लाह ताला ने स्टार्ट कराया था। इसके अलावा आपने पुलिस का निज़ाम, जेल का निज़ाम, डाक खाना जिसे पोस्ट ऑफिस कहते हैं, इसके अलावा एग्जाइल की सज़ा, एग्जाइल कहते हैं मुल्क से दरबदर कर देना, एग्जाइल की सज़ा, और हिजरी कैलेंडर हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला ने की है थी। सबसे ज़्यादा रिफॉर्म्स, सबसे ज़्यादा अहम चीज़ें हज़रत उमर रज़ी अल्लाह ताला के दौर में हुई थी। आप बहुत सख्त खलीफा कहलाए थे, लोग बहुत डरते थे, आपने बहुत ज़्यादा रिफॉर्म्स की थी, इम्प्रिजनमेंट की, जेल खाना जात, पुलिस का सिस्टम, पोस्ट ऑफिस, एग्जाइल और हिजरी कैलेंडर आपके दौर में नाफिज हुए थे। 10 से 100 सर जी, हाँ पूछें। सर जी वो ना अजान में जो वो लफ्ज है ना, अस्सलातु खैरुम मिनन नौम, हाँ हाँ, नमाज से नमाज बेहतर है, बिल्कुल तो बिल्कुल। वो ने सर ऐड करवाए थे वो भी हजरत उमर रज़ी अल्लाह ताला ने किया था। सही है सर, फरमा। वो नेक्स्ट आएगा, डिटेल उसकी बताऊंगा। दस्त सॉस वाज रिटन बाय जमीला हाशमी। दस्त सॉस एक उर्दू की बुक है जिसे जमीला हाशमी ने लिखा था। सी इज द राइट ऑप्शन। राजा गिद्ध बानो कुदसिया का लिखा हुआ है, उर्दू का है। बानो कुदसिया अशफाक अहमद की बीवी थी, और जिन्होंने राजा गिद्ध लिखा था, बहुत फेमस हुआ था ये। Which province's reforms were mentioned in Quaid Azam 14 points? कौन सी प्रोवेंसेस में कैद आज़म ने अपने 14 नुकात में डिस्कस किया था कि इनकी रिफॉर्म्स होनी चाहिए?
वो NWFP था और बलोचिस्तान था। उनमें रिफॉर्म्स होनी चाहिए, उनमें बेहतरी लानी चाहिए। NWFP KPK का पुराना नाम था नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर प्रोविंस और बलूचिस्तान। कायद आज़म ने 14 नकात आपको पता है 30 मार्च 1929 में दिए थे, जिसमें आपने ये भी कहा था कि NWFP और बलूचिस्तान में रिफॉर्म्स होनी चाहिए। हाउ टू एक्टिव अ सेल इन MS Excel। अगर MS Excel में सेल को एक्टिव करना है तो किस तरीके से करेंगे? टैब की को प्रेस कर देंगे, या फिर उस सेल पे क्लिक कर देंगे, या फिर उस एरो पे क्लिक कर देंगे। तो ऑल ऑफ दीज आएगा, ऑल ऑफ द अबव आर द राइट ऑप्शन। नेक्स्ट है आर्क ऑफ जीनस इज लोकेटेड इन इटली। आर्क ऑफ जीनस एक बहुत ही इंपॉर्टेंट जगह है जो कि हिस्टोरिकल लैंडमार्क है, तारीखी जगह है, और ये कहाँ पे है? इटली में है। ए इज द राइट ऑप्शन। अब इनका कैपिटल इटली का रोम था, आपने पढ़ा है। मोराक्को, मराकेश, इसका कैपिटल रबात है। और नेपाल का कैपिटल काठमांडू है। मराकेश का रबात है और नेपाल का काठमांडू है। नॉर्थ अमेरिका ये तो कॉन्टिनेंट है, आपको पता है। लास्ट किंग ऑफ अफगानिस्तान वाज, लास्ट क्वेश्चन है, लास्ट किंग कौन सा था? मोहम्मद जाहिर शाह, डी ऑप्शन है। आखिरी बादशाह था 1933 से लेकर 1973 तक, ये अफगानिस्तान का बादशाह था। डी ऑप्शन आएगा। और फिर पूछते हैं पहला प्रेसिडेंट कौन था? सरदार दाऊद खान। ए इज द राइट ऑप्शन। सरदार दाऊद खान वाज द फर्स्ट प्रेसिडेंट ऑफ अफगानिस्तान। अगर प्रेसिडेंट पूछे तो बी ऑप्शन लगाना है, दाऊद खान। किंग पूछे तो जाहिर शाह लगाना है, डी ऑप्शन।